हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विवेक सिंह क्लासेस में। क्लास 12 के प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज, या यूँ कहो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सीरीज में कुल 13 वीडियोज़ हो चुके हैं। ये वीडियो नंबर 14 है। लास्ट के कुछ वीडियो में हमने आपको ये समझाया कि गॉस थ्योरम क्या होते हैं, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन समझाया, जिसमें आपको ये समझाया कि आप गॉस थ्योरम की सहायता से कूलॉम्स लॉ कैसे प्रूफ करते हो। आपको ये समझाया कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप होगा किसी पॉइंट पर। आपको ये समझाया कि अगर आपके पास प्लेन शीट है, ठीक है, चार्ज प्लेन शीट है, तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर ये चारों पॉइंट आप नहीं समझे होंगे तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। अब हम लोग लास्ट यूज पढ़ने चल रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों में आते हैं, लगातार आते रहते हैं। किसी आवेशित गोले के कारण कोई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसके कारण अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हम लोग कैलकुलेट करने चल रहे हैं। तो आज के वीडियो में कहो कि हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विवेक सिंह क्लासेस में। क्लास 12 के प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड सीरीज में वीडियो नंबर 14। वीडियो नंबर 13 तक बच्चों हमने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, जिसमें से आपको समझाया चार्ज क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम समझाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पढ़ा गया, डाइपोल पढ़ा गया, डाइपोल के वर्क को पढ़ा गया, डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया गया। लेकिन लास्ट जो 2 वीडियोज़ हमने आपको दिए उसमें गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन था, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था इस सीरीज का, जिसमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अलग से 2 क्वेश्चन आते हैं, उधर तो फील्ड इत्यादि से आते ही हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक था, गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। बच्चों, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हमने आपको ये भी बताया है कि आप गॉस थ्योरम के हेल्प से कूलॉम्स लॉ कैसे प्रूफ करते हो। गॉस थ्योरम के हेल्प से आप किसी इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज अगर वायर है अनंत लंबाई का, अगर कोई आवेशित तार है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होता है, कितना होता है, उसके फिजिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये समझाया गया। आपको ये भी बताया गया कि अगर इनफाइनाइट लेंथ कहो या इनफाइनेटली लार्ज कहो सीट है, चार्ज सीट है, ठीक, चादर कह सकते हो, आवेशित चादर, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा गया। ठीक बच्चों, इस वीडियो में बस हमको एक पॉइंट पढ़ना है कि अगर मेरे पास कोई आवेशित गोला है, चार्ज स्फीयर है, तो उसके कारण अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा और उसका क्या क्या वैल्यू होगा, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखने में छोटा टॉपिक है, लेकिन ज़रा सोच करके देखो कि अगर हम आपसे कहें इमेजिन करो स्फीयर, गोला बनाना, तो कितने टाइप्स के गोले हम लोग मैथ में पढ़े हुए हैं। ठीक, तो अगर आपको याद आ रहा हो तो 2 टाइप्स के गोले आप पढ़े होंगे, स्फीयर्स पढ़े होंगे। एक सॉलिड स्फीयर पढ़ा गया होगा, ठीक, और एक खोखला गोला पढ़ा गया होगा, हॉलो स्फीयर पढ़ा गया होगा। अगर हम आपसे कहें कि फिजिक्स भी जरा उसमें अप्लाई करके देखो, ये गोले किन किन मटेरियल के बना सकते हो, चाहे वो सॉलिड वाला कंसीडर करो या हॉलो वाला कंसीडर करो, खोखला कंसीडर करो या ठोस कंसीडर करो, तो आप यह भी सोच सकते हो कि आप कुचालक पदार्थ के गोले बना सकते हो, इंसुलेटर्स के, आप सुचालक पदार्थ के गोले बना सकते हो। यानी कि गोला हो गया ना, तो 4 कंडीशन हो गए, खोखला गोला इंसुलेटर का, ठीक है, खोखला गोला कंडक्टर मटेरियल का, सॉलिड स्फीयर कंडक्टर मटेरियल का, सॉलिड स्फीयर इंसुलेटर का। ठीक, तो कुल 4 कंडीशन हो गए। तो स्फीयर देखने भर में छोटा था। अब जरा सिचुएशन फील करो कि स्फीयर अगर है, आवेशित गोला है, तो किन किन पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, जरा उसे इमेजिन करो। तो इमेजिन करो आपके पास गोला है, चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज, हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज करेंगे। ठीक,
दूसरा अगर आपके मन में आ रहा है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके लिए अलग वीडियो हम आपको देंगे, जो बोर्ड के लिए नहीं होगा, जो कंपटीशन के लिए होगा। ठीक, तो पहले जरा बोर्ड वालों को पढ़ा लिया जाए, फिर कंपटीशन के टॉपिक को उठाते हैं एक एक करके। तो आपको ये समझा रहे थे कि अगर आपके पास गोला है, चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो किन किन पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, सोच करके देखा जाए। उस गोले के बाहर, गोले पर और गोले के अंदर, यानी कि 4 थे सिचुएशन, हर सिचुएशन में 3-3 हो गए कंडीशन। गोले के बाहर, गोले के ऊपर यानी कि सरफेस पर, गोले के अंदर, गोले के बाहर, सरफेस पर अंदर, बाहर सरफेस पर अंदर, बाहर सरफेस पर अंदर, यानी कि एक एक में 3-3 फार्मूले, 4 कंडीशन, 12 फार्मूले आपको पढ़ने हैं, रटने भी हैं। ठीक, क्योंकि 1 नंबर से लेकर के बड़े क्वेश्चन में आते रहते हैं, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप याद भी करेंगे, लेकिन आप कहोगे कि 12 फार्मूले कैसे याद करें। ठीक, 1-2 तो याद नहीं होता, 12 फार्मूले याद करने, कंडीशन के साथ याद करने कि कब बाहर होगा, कब अंदर होगा, खोखले गोले का कहाँ होगा, सॉलिड है तो क्या होगा, इंसुलेटर है तो क्या होगा, बला बला बला। ठीक, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक लाइन में आप इन 12 फार्मूलों को याद कर सकते हो, तो उस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर खोखला गोला है, ठीक, बड़े ध्यान से, इसलिए बहुत आराम से बोल रहे हैं, खोखला गोला है, हॉलो स्फीयर है, वो चाहे इंसुलेटर मटेरियल का बना हुआ हो या कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ हो, सुचालक का बना हुआ हो, कुचालक का बना हुआ हो। ठीक है, हॉलो की बात कर रहे हैं। सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ हो। ठीक, इसमें इंसुलेटर नहीं, सॉलिड का कंडक्टर, हॉलो का कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों। ठीक, तो इन 3 सिचुएशन में एक ही नियम लगते हैं कि अगर आप चार्ज करते हो, आवेशित करते हो, तो वो जो आवेश होता है वो आवेश सरफेस पर आकर के रुक जाता है, सरफेस के अंदर नहीं रहता। किन किन सिचुएशन में? हॉलो स्फीयर हो, इंसुलेटर का बना हुआ हो, ठीक है, कुचालक का बना हुआ हो, कंडक्टर सुचालक का बना हुआ हो, सॉलिड स्फीयर हो लेकिन कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ हो, अगर हम इनको आवेशित करते हैं, इनको चार्ज करते हैं, तो वो जो आवेश होगा वो आवेश अंदर नहीं रुकेगा, वो आवेश बाहर आएगा। हॉलो स्फीयर का मतलब खोखला। ठीक, तो अगर खोखला स्फीयर है, अंदर कुछ नहीं है, तो आवेश अगर दोगे तो यही तो बाहर ही आएगा। अब चाहे ये कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ हो, चाहे इंसुलेटर मटेरियल का बना हुआ, चाहे सुचालक का बना हुआ हो, चाहे कुचालक का बना हुआ हो, चूंकि अंदर कुछ नहीं है इसलिए चार्ज अंदर रहेगा नहीं, चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। ठीक, ये चीज समझ में आई? याद होना चाहिए, एकदम याद रखिएगा। तुरंत अभी देखो 12 फार्मूले चुटकी बजाते ही प्रूफ कर लिए जाएंगे और आपको तत्काल याद भी हो जाएंगे। किस किस बात पर, किस किस कंडीशन में सरफेस पर होता है? हॉलो हो, खोखला हो, इंसुलेटर का बना हो, कंडक्टर का बना हो, सरफेस पर आता है। सॉलिड हो, मान लो थोड़ी देर के लिए सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो लेकिन कंडक्टर मटेरियल का हो, सुचालक पदार्थ का हो, तो इस पर जब हम आवेश देते हैं, बाहर आवेश दो, अंदर आवेश रखो, किसी भी मेथड से अंदर आवेश डालो, तो आवेश अंदर रुकता नहीं। कंडक्टर में कंडक्शन हो सकता, चल सकता, तो आवेश चल करके वो सरफेस पर आ जाता है। तो अगर सुचालक पदार्थ का कोई ठोस गोला बना हुआ है, उसको आप आवेश देते हो, तो भी आवेश सरफेस पर आ जाता है। तो 3 सिचुएशन हैं, हॉलो इंसुलेटर, हॉलो कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर। ये 3 स्फीयर ऐसे हैं जिनको जब हम आवेशित करते हैं तो सारा का सारा आवेश, जितना भी आवेश आप देते हो, वो सारा आवेश सरफेस पर आ जाता है। यहीं से साइंस शुरू करो। अगर आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर होता है तो एक फिजिकल क्वांटिटी जो यूज करी जाती है वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में लिख चुके हैं, समझ भी चुके हैं। तो अब चलो एक एक करके पढ़ा जाए। तो 3 सिचुएशन क्या क्या? अगर हम आपसे कहें सॉलिड या आपसे कहें स्फीयर, गोला, तो जब गोला कहेंगे तो गोले में 2 सिचुएशन हो सकते हैं। कौन कौन से सिचुएशन हो सकते हैं?
वो खोखला गोला हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, वो सॉलिड स्फीयर हो सकता है। ठीक, ये जो खोखला गोला हो सकता है ये भी दो तरह का हो सकता है, सुचालक का बन सकता है, कुचालक का बन सकता है, कंडक्टर मटेरियल का बना हो यानी कि सुचालक पदार्थ का बना हो, या इंसुलेटर। इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक्स भी कह सकते हो, तो हो सकता है बुक्स में लिखा मिल जाए। इंसुलेटर्स कुचालक पदार्थ का बना हुआ हो। उसी तरह से जो ठोस गोला होगा वो भी कंडक्टर मटेरियल का ले सकते हैं, इंसुलेटर का ले सकते हैं। आपको क्या समझाया कि इन तीन सिचुएशन में बस यही याद रखना है, हॉलो कंडक्टर मटेरियल का बना हो, हॉलो स्फीयर इंसुलेटर का बना हो, सॉलिड स्फीयर कंडक्टर का बना हो, तो जब हम आवेश देते हैं तो आवेश सरफेस पर ही आ जाता है, चाहे वो प्लस आवेश दे चाहे माइनस आवेश दे। ये आपको एकदम से याद रखना है कि इन तीन सिचुएशन में, अगर यही याद रखोगे तो फिर आसान है। इन तीन सिचुएशन में जो भी हम आवेश देते हैं, जो भी चार्ज देते हैं, प्लस या माइनस उसे हटाओ, कोई भी आवेश दो दोनों में से, वो सारा का सारा आवेश सरफेस पर आ जाता है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सरफेस पर वितरित हो जाता है। और जब सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फिजिकल क्वांटिटी जो आएगी वो आएगी चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सारा खेल इसका होगा। ठीक, तो अगर आप ये देख लिए, ये समझ लिए, तो चलिए अलग अलग हेडिंग ना पढ़ा जाए, ये तीनों एक ही हेडिंग में कर लिया जाए। ठीक, स्फीयर, हॉलो वो कंडक्टर का बना हो, इंसुलेटर का बना हो, या सॉलिड कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ हो, तो ये तीनों एक ही हेडिंग में चलो समझे जाएं, क्योंकि इन तीनों की एक ही प्रॉपर्टी है। अगर आवेशित करेंगे, चार्ज करेंगे, तो वो सारा का सारा आवेश सरफेस पर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर, और इसके अंदर क्या क्या है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है। हॉलो स्फीयर किस मटेरियल के हो सकते हैं, इंसुलेटर भी हो सकता है और कंडक्टर मटेरियल के भी हो सकते हैं, सॉलिड लेकिन केवल कंडक्टर मटेरियल के। तो सॉलिड स्फीयर अगर होगा तो कंडक्टर मटेरियल का होगा, हॉलो स्फीयर अगर है तो उसके अंदर इंसुलेटर भी हो सकता है और कंडक्टर मटेरियल का भी हो सकता है। ये कई बार आपको इसी वीडियो में बता चुके, इस उम्मीद के साथ कि याद हो गया होगा। तो इस हेडिंग में वास्तव में तीन हेडिंग छुपे हुए हैं। ठीक, गोलीय कोश सुचालक पूछेगा तो भी यही चलेगा, गोलीय कोश कुचालक अगर होगा तो भी यही चलेगा, ठोस गोला सुचालक अगर लिखा होगा तो भी यही चलेगा। ठीक, अब चलो बात करते हैं सॉल्व कैसे होगा ये तीनों सिचुएशन एक साथ। तो आपको ये समझा है कि इन तीनों का बार बार नाम ना बोला जाए, इन तीनों में एक खास प्रॉपर्टी होती है कि जब आप आवेशित करते हो तो सारा का सारा आवेश उसके सरफेस पर आकर के वितरित हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मान लो कि आपने इसको क्यू चार्ज दिया, किसी भी तरह से आवेशित किया, तो जब आप इसे चार्ज करोगे, आवेशित करोगे, तो सारा का सारा आवेश इसके सरफेस पर आएगा। खोखला होगा, हॉलो होगा तब तो सरफेस पर आएगा ही। अगर ये कंडक्टर मटेरियल का सॉलिड है, स्फीयर है, तो अंदर इंजेक्ट कराओगे किसी मेथड से, आप अंदर आवेश दोगे तो आवेश फट से दौड़ करके सरफेस पर आकर के बैठ जाएगा। ठीक, क्यू चार्ज था। ठीक है, तो ये सारा का सारा चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किस पर हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर हुआ है। इसलिए यहां पर हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी लेंगे हमेशा की तरह, लेट सरफेस
चार्ज डेंसिटी इज रो, माना आवेश का पृष्ठ घनत्व रो है। ठीक, उसका फार्मूला क्या होता है? चार्ज बाय एरिया। ठीक, एरिया कितने पर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा? मान लो ये जो स्फीयर है, चाहे सॉलिड हो या हॉलो स्फीयर हो, उसका रेडियस अगर कैपिटल आर मान लिया जाए तो उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब 3 सिचुएशन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने हैं, जैसा कि बताए, सरफेस के बाहर, गोले के बाहर, गोले के सरफेस पर, गोले के अंदर। तो एक एक सिचुएशन चलो लेते हैं। आउटसाइड, ऑफ स्फीयर, गोले के बाहर, कोई भी पॉइंट ले लो। मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है P, जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो P पॉइंट से गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट लाओ, P पॉइंट से गॉसियन सरफेस ड्रा करो जो उसी पॉइंट से होकर के जाए, फाइनाइट हो और इतना बड़ा हो जो इस पूरे स्फीयर को चारों तरफ से ढक दे, कवर कर दे, सिमेट्रिकल हो। ठीक है, तो गोले को कवर करने के लिए आपको एक गोला लेना होगा, एक स्फेरिकल शेप का ही गॉसियन सरफेस बनाना होगा जिसका रेडियस होगा स्मॉल आर। तो एक गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस स्मॉल आर। चलिए मान लीजिए यह बन गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? ये गॉसियन सरफेस है जो स्फेरिकल शेप का है, गोलाकार शेप का है। एक छोटा सा यहां से टुकड़ा, कहीं से भी कट कर सकते हो, एक टुकड़ा कट करते हैं। ठीक, ये छोटा सा टुकड़ा कट कर रहे हैं। मान लो इसका एरिया है dA। तो जब एलिमेंट हम लोग कंसीडर करने लगते हैं तो बार बार हमने आपको समझाया है कि आप एरिया को वेक्टर कंसीडर करते हो एलिमेंट फॉर्म में। तो वेक्टर बनाने के लिए अगर क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज सरफेस पर उस एलिमेंट पर परपेंडिकुलर लंब रेखा नॉर्मल ड्रा करते हो, लेकिन बाहर की तरफ। तो यहां पर एक नॉर्मल, एक लंब रेखा ड्रा करो बाहर की तरफ। ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाने के लिए जिस पॉइंट पर आपको पता लगाना है उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखो, Q0 रखो, जो पॉजिटिव बाय नेचर होता है। अब यहां से छोटा सा चार्ज और इसी के ठीक सामने वाला चार्ज उसे रिपेल करेगा। जिस डायरेक्शन में रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो यहां रिपल्सन होगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही होगा जिस डायरेक्शन में dA होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। बस खेल खत्म। केवल तो आपको एंगल कैलकुलेट करने के लिए तो ये सारा चीजें समझना होता है। एंगल मिल गया। अब चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इस छोटे से पार्ट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो छोटे से पार्ट से होकर के जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो फार्मूला E वेक्टर डॉट dA वेक्टर से कैलकुलेट करेंगे और टोटल इसी तरह से निकालना हो पूरे गॉसियन सरफेस से तो इंटीग्रल कर देते हैं। तो हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन फार्मूले का। ये जो फाई है, ये फाई अब इस एलिमेंट से नहीं गुजर रहा है, पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो करके जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू दी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से होकर के जाने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इसे सॉल्व करो। E dA cos थीटा, थीटा इक्वल टू 0, cos 0 1, तो हो जाएगा E dA। E कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dA
किसका इंटीग्रेशन करना है, एरिया का इंटीग्रेशन। वो एरिया कहाँ से लिए हो, गॉसियन सरफेस से लिए हो। तो गॉसियन सरफेस के छोटे 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 टुकड़े को जोड़ोगे, ऐड करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो गॉसियन सरफेस ही तो पाओगे। जो तोड़ोगे, जब जोड़ोगे तो वही तो बनेगा। ठीक, तो गॉसियन सरफेस के छोटे 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 पार्ट को आपने तोड़ा, डीए 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 डीए, अब सबको जोड़ोगे तो गॉसियन सरफेस ही बनेगा। तो यहां पर डीए का इंटीग्रल का मतलब हो गया गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गॉसियन सरफेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि गोलाकार है तो गोले का क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। गॉसियन सरफेस का रेडियस r है तो r का स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर हो गया 1। ठीक, अब यहां तक ये जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, इस कॉन्सेप्ट में गॉसियन थ्योरम का यूज नहीं किया गया। अब हम लोग यही सारा काम करेंगे गॉसियन थ्योरम की सहायता से, जो ये कहता है किसी क्लोज्ड सरफेस से होकर के जाने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होता है उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो ये गॉसियन सरफेस एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर कुल चार्ज कितना है, क्यू ही तो है इसके अंदर टोटल। तो टोटल चार्ज क्यू है। तो अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या होगा, फाई इक्वल टू नेट फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स किसका, टोटल चार्ज। तो इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू ही है तो क्यू हो जाएगा। ये आपने दूसरे मेथड से कैलकुलेट किया, ये आपने दूसरे मेथड से कैलकुलेट किया। अगर कैलकुलेशन सही है तो वैल्यू तो इक्वल आनी चाहिए। तो इस फाई की वैल्यू यहां रख लो, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर 1/ε0 क्यू। देयरफॉर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई ε0 क्यू बाई r स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा चौंके हो, थोड़ा सा आपको ये महसूस हुआ हो कि ये फार्मूला तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है, ठीक है, तो गलती नहीं है आपकी, वास्तव में ये पढ़ाया जा चुका है। ये सेम फार्मूला मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो गोला है, जो स्फीयर था, चाहे फिर से वही बोल रहे हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे हॉलो हो, चाहे वो कंडक्टर का बना हुआ हो, लेकिन सॉलिड वाले सिचुएशन में, ठीक है, इंसुलेटर नहीं, इंसुलेटर कंडक्टर हॉलो में दोनों लेकर के चल रहे हैं, क्या वह एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है। ठीक, तो इसके लिए पता नहीं आपको याद होगा, आप सुने होंगे, हम एक लाइन बोल रहे हैं, शायद आपको समझ में आएगा, पहले सुने होंगे तो आपको याद आ जाएगा। कभी ना कभी आप खुद ही बोले होंगे कि दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाकर के देखा तो गंजे लड़ रहे थे। ठीक, अब इस लाइन का इस यहां से क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर पॉइंट आर दूर है तो जो गंजे का सर था वो अंडे जैसा दिखाई दे रहा था। मतलब इसका क्या है, मतलब ये है कि अगर हम दूर से देख रहे हैं तो वो जो गोला था वो गोला पॉइंट जैसा बिहेव कर रहा था, क्योंकि हमने दूरी बढ़ा लिया, दूरी बढ़ा लिया तो दूर की चीज़ें हमको छोटी दिखाई देने लगी। साइंस भी तो यही कह रहा है। ठीक, जो बचपन में आप कह रहे थे कि अंडा दूर से देखे थे तो अंडा जो नज़र आ रहा था, जब पास जा कर के देखे तो गंजे का सर था, सेम चीज़ जो साइंस हम पढ़े थे मजाक मजाक में, वो आज आप प्रूफ कर रहे हो कि अगर गोला है दूर से देखो तो उसका बिहेवियर पॉइंट चार्ज जैसा होता है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि सारा का सारा चार्ज यहाँ पर सेंटर पर आकर के कंसंट्रेट हो गया है, रख दिया गया है। ठीक, तो इस पूरे स्फीयर का बाहर वाले सरफेस पर, बाहर वाले पॉइंट पर वही इफेक्ट होता है जो पॉइंट चार्ज का होता है। तो अब याद क्यों करेंगे, वो तो पहले से ही याद था। ठीक, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। टोटल चार्ज स्फीयर के ऊपर जितना चार्ज था वो बाय आर स्क्वायर, तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं। यानी कि यहां आप लिख सकते हो कि
अगर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन स्फीयर के बाहर है तो उस सिचुएशन में स्फीयर एक पॉइंट चार्ज के जैसा, एक बिंदु आवेश के जैसा बिहेव करता है। ठीक, चलो ये क्यों आखिर पढ़ा गया? कोई यूज ही नहीं किया गया इन 5-6 लाइनों में, तो चलो इसका भी यूज कर लेने। तो ये परेशान हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तो ये भाग जाएगा, कहेगा जब हमको आपने यूज नहीं किया तो हम आपके साथ क्यों रहे, तो यूज कर लो, नहीं तो बेचारा वो भी नाराज हो जाएगा। तो चलो पुट कर दो, आप कुछ करो मत, क्यू की वैल्यू निकाल करके पुट कर दो, लेकिन उस फार्मूले को याद मत करना। इसको इक्वेशन 2 कह दो। फ्रॉम 1 Q इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो बोल दिए, सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बाई R स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा R स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। इसको आपको याद नहीं करना है, लेकिन तब भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये ना देकर के ये दिया होता है। ठीक, इससे क्या आप समझ रहे हो? इससे 2 इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी। पहला इंफॉर्मेशन ये है कि जो स्फीयर है वो हॉलो था या सॉलिड था, कोई बात नहीं है। वो स्फीयर अगर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन बाहर है, दूर है, ठीक, तो वो स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की जैसा बिहेव करता है, क्योंकि फार्मूला वही आया है। और दूसरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो 2 चीजें मिली कि ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, नंबर 1, और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए, या नोट कर चुके होंगे तो जल्दी से हम मिटाते हैं, क्योंकि सेकेंड सिचुएशन लेने चल रहे हैं जब ये पॉइंट इसी सरफेस पर हो। ठीक, तो जब तक आप नोट करो तो थोड़ा सा यही समझा दे, अगर पॉइंट P यहां कहीं हो, सरफेस पर हो, तो क्या होगा? तो ये जो स्मॉल r था ना, वो घट करके कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। स्मॉल r इज इक्वल टू, स्मॉल r सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस था, पॉइंट का डिस्टेंस था। तो अगर पॉइंट ही सरफेस पर आ जाएगा तो जो r की वैल्यू थी वो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के वैल्यू की इक्वल हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट आप तुरंत ही बिना कैलकुलेशन के ही कर सकते हो कि अगर ऑन द स्फीयर हो तो क्या हो? सरफेस पर हो, स्फीयर के सरफेस पर हो। ठीक, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ स्फीयर। तो कुछ करना नहीं है इस सिचुएशन में, हम मिटा रहे हैं। हम इस सिचुएशन में स्मॉल r और कैपिटल R दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जहां पर भी आपके पास स्मॉल r गिवन है, उन स्थानों पर, उन जगहों पर, उन स्थानों पर आप कैपिटल R रख दो। तो इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर, या इसको भी रख दो सिग्मा बाई कैपिटल R स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब कैंसिल हो जाएगा तो आप लिख सकते हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि जब बाहर जाओगे तो दूरी के साथ साथ, डिस्टेंस के साथ साथ वैल्यू घटती जाएगी। तो सरफेस पर, अगर स्फीयर के सरफेस पर हो तो सबसे ज्यादा वैल्यू होगा। बस स्मॉल r की जगह रेडियस रख देना, कैपिटल R रख देना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कहो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये दोनों तो आपको याद हो गया होगा। बाहर बिंदु है तो ये पॉइंट चार्ज की जगह तरह बिहेव कर रहा, कोई बात नहीं है, वही फार्मूला हो गया। अगर सरफेस पर है तो आप स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो। अच्छा, इस पूरे पॉइंट का शुरुआत में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले थे, हमने कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि आप उसे याद रखना, वही आपके लिए मदद करेगा, हर बार हेल्प करेगा जब आप प्रॉब्लम में आओगे। तो हमने आपसे ये कहा, स्फीयर गोला अगर है, कैसा हो,
हॉलो हो, किसी कुचालक का बना हो, इंसुलेटर का बना हो, किसी सुचालक का बना हो, कंडक्टर मटेरियल का बना हो, सॉलिड हो, किसी कंडक्टर मटेरियल का बना हो लेकिन इंसुलेटर कुचालक का नहीं, तो उस पर जो चार्ज देते हो वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर चला आता है। अगर अंदर चार्ज रखोगे इन तीनों सिचुएशन में जो अभी बोले हैं, तो सारा का सारा चार्ज दौड़ करके सरफेस पर बैठ जाएगा, सरफेस के अंदर एक भी चार्ज नहीं होगा। तो अगर थर्ड सिचुएशन हम आपसे कहें, जरा इमेजिन करो, अगर पॉइंट इनसाइड हो ऑफ स्फीयर, तो क्या होगा? इसी फिगर में चलो काम चला लेते हैं। अगर पॉइंट P अंदर कहीं हो तो क्या होगा? तो बाकी काम तो करा जाए। यहां से आप एक गॉसियन सरफेस ड्रा करोगे, मान लो इसका डिस्टेंस है स्मॉल r, तो जैसा बाहर ड्रा किए थे वैसा अंदर भी ड्रा करेंगे। सारा कहानी वही होगा जो बाहर वाले सिचुएशन में था, लेकिन जरा गॉसियन थ्योरम लगा करके देखो, क्या यहां से कोई फ्लक्स जाएगा? जब हम ये जानते हैं कि कोई भी चार्ज देंगे इन सिचुएशन में जो बोला जा चुका है, तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर चला आएगा, सरफेस के अंदर चार्ज होगा ही नहीं, तो यहां पर कोई चार्ज नहीं होगा। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो Q इक्वल टू जीरो, Q इक्वल टू जीरो होगा तो फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू जीरो, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि फील्ड लाइनों से ही तो फ्लक्स बनते हैं, यानी कि स्फीयर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, अर्थात किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई चार्ज नहीं होता है। तो इनसाइड ऑफ स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है जीरो। क्यों जीरो होता है? क्योंकि इनसाइड ऑफ स्फीयर Q इक्वल टू जीरो, आवेश जीरो होता है किसी गोले के अंदर, लेकिन तीन सिचुएशन में केवल हॉलो, इंसुलेटर या कंडक्टर, सॉलिड, कंडक्टर। ये जब भी हम बोल रहे हैं तो केवल तीन सिचुएशन के लिए बोल रहे हैं, ठीक। तो हम लोगों को मिला क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो सरफेस के बाहर अगर हो तो डिक्रीज करता है डिस्टेंस के साथ, सरफेस पर हो तो मैक्सिमम होता है, और सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। स्फीयर के जो चार्ज स्फीयर है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, क्योंकि वहां कोई आवेश नहीं होता है, सारा का सारा आवेश सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, सरफेस पर वितरित हो जाता है, ठीक है। अगर इन सभी सिचुएशन को हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो कैसे बना सकते हैं उस ग्राफ को? y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाए, x एक्सिस पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाए, r को रिप्रेजेंट किया जाए, और आपको समझाने के लिए एक स्फीयर, लेकिन ये जो स्फीयर है ना, फिर से वही तीन बातें बोलेंगे। सॉलिड है लेकिन कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है, इंसुलेटर है तो कंडक्टर का भी हो सकता है, सॉरी हॉलो है तो कंडक्टर का भी हो सकता है, इंसुलेटर का भी हो सकता है, कुचालक सुचालक किसी का भी हो सकता है। ये इसका सेंटर हो गया, रेडियस हम लोगों ने r लिया था। तो इसके अंदर अगर कोई डिस्टेंस है, कोई पॉइंट है जिसकी वैल्यू कैपिटल R से कम है, तो कैपिटल R से कम होगा तो इनसाइड होगा ना, अंदर ही होगा। मान लो रेडियस किसी गोले का है 10 सेंटीमीटर और आपने पॉइंट लिया है 3 सेंटीमीटर पर, तो 10 से कम है तो अंदर ही होगा, 9 सेंटीमीटर लेंगे तो अंदर ही रहेंगे, ठीक। तो पॉइंट अगर ये जो R की वैल्यू है कैपिटल R से कम है तो इनसाइड रहेंगे, कैपिटल R के इक्वल है तो सरफेस पर होंगे, और कैपिटल R से ज्यादा है तो बाहर चले जाएंगे। तो क्या क्या सिचुएशन था? जब तक हम सरफेस के अंदर थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, तो ग्राफ ये हो गया। कहां तक जीरो होगा? ये थोड़ा सा गाढ़ा करे हैं जिससे आप देख सको। सरफेस के अंदर, स्फीयर गोले के सरफेस के अंदर अगर कोई पॉइंट आप कंसीडर करे हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज नहीं था। सरफेस पर, वहां पर अभी बताया कि मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो मान लो ये वैल्यू जो थी वो मैक्सिमम थी, E मैक्स, E मैक्स।
कितना होगा इस जगह पर वैल्यू, इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। और जैसे ही हम गोले के सरफेस के रेंज से बाहर निकलेंगे, यानी कि मेरे लिए स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये डिक्रीज करेगा, घटने लगेगा। ठीक, किस रूल से ये घटेगा, इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई स्मॉल r स्क्वायर रूल से ये डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, और r इक्वल टू जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो E इक्वल टू 0 होगा, इसलिए ये लाइन समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी एक्सिस के। ठीक, इधर भी वही चीज आप कर सकते हो, क्योंकि चारों तरफ वही सेम सिचुएशन है। तो अगर ग्राफ आप ड्रा करना चाहो तो ग्राफ इधर भी आप ड्रा कर सकते हो। ये ई मैक्सिमम वाली सिचुएशन होगी, इनसाइड 0 होगा और बाहर की तरफ डिक्रीज करना शुरू करेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व किस सिचुएशन में, जब एक समान रूप से आवेशित कोई स्फीयर था, लेकिन इसमें 3 पॉइंट इंक्लूड हैं। वो जो स्फीयर है वो खोखला होना चाहिए, हालो होना चाहिए, कुचालक या सुचालक पदार्थ का बना होना चाहिए, और क्या हो, अगर वह सॉलिड है तो वो कंडक्टर मटेरियल का बना होना चाहिए, सुचालक का बना होना चाहिए। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आप लास्ट पॉइंट पर, और जब ये हम आपको समझा ले जाएंगे तो ये वीडियो लास्ट वीडियो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट का। फिगर इसका ग्राफ बना लीजिए, फिर इसे हम खत्म करते हैं। तो बच्चों लास्ट सिचुएशन अब हम लोगों को पढ़ने हैं कि अगर स्फीयर मेरे पास है, वो स्फीयर सॉलिड हो और किसी कुचालक पदार्थ का बना हुआ हो, इंसुलेटर मटेरियल का बना हुआ हो, तो आपको हमने ये समझाया कि 3 सिचुएशन जो पहले पढ़े जा चुके हैं, उन 3 सिचुएशन में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो केवल और केवल सरफेस पर होता है। लेकिन अगर इंसुलेटर का बना हुआ है, सॉलिड स्फीयर है, तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सरफेस पर ही नहीं बल्कि पूरे वॉल्यूम पर, वो जो गोला होगा ना उस गोले के हर जगह पर वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले सिचुएशन में जब लेंथ पर, लंबाई पर डिस्ट्रीब्यूशन था तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कंसीडर किया गया, जब एरिया पर था तो चार्ज पर यूनिट एरिया कंसीडर किया गया। पहली बार वॉल्यूम पर, पूरे आयतन पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। किस सिचुएशन में, सॉलिड स्फीयर है और इंसुलेटर का बना हुआ है, तो वहां पर हम लोग डिफाइन करेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो हम लोगों की लास्ट हेडिंग अब होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर ठीक है, अभी भी स्फीयर चार्ज ही है और यूनिफॉर्मली चार्ज लेकर के चलेंगे। लेकिन ये जो स्फीयर होगा वो एक अलग सिचुएशन में है। ये जो बना होगा वो किस मटेरियल का बना होगा, कुचालक का बना होगा, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना होगा, डाइलेक्ट्रिक्स बोल सकते हो, इंसुलेटर्स बोल सकते हो। तो ये इंसुलेटर्स से मिलकर के बना हुआ है। स्फीयर है किसी अचालक, कुचालक, डाइलेक्ट्रिक, जो भी आप कहो। ठीक, इस सिचुएशन में जो चार्ज होगा वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम पर होगा, सरफेस पर नहीं होगा। तो चलो देखा जाए। ये पूरा सॉलिड है, इंसुलेटर मटेरियल का है, तो इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्मली तो नहीं होगा, लेकिन अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग मान ले रहे हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा पूरे वॉल्यूम पर, पूरे आयतन पर। ठीक, इसका रेडियस कैपिटल R ही रखो। यहां से कोई पॉइंट है स्मॉल r डिस्टेंस पर, पहले वाली सिचुएशन की तरह एकदम, उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो चलो वैसे ही काम करते हैं जैसे आपने बाकी सिचुएशन में किया। एक
गॉसियन सरफेस बनाते हैं उस पॉइंट P से, तो गोले को कवर करने के लिए गोला ही होगा, उसको बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं है। ये हो गया गॉसियन सरफेस जो स्फेरिकल हो गया, जिसका रेडियस स्मॉल r हो गया, गॉसियन सरफेस। एक एरिया एलिमेंट लेते हैं, DA परपेंडिकुलर, एकदम आज ही पढ़ाए गए फिगर की तरह है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी भी कहानी हो चुकी है, थीटा इक्वल टू 0 होगा। ठीक, यहां लेकिन नई क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। लेट, इससे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी था ना, अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहां पर जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम पर वितरित हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। तो लेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो। ठीक, इससे पहले सिग्मा लिखा गया था, रो, यानी कि माना आयतन आवेश घनत्व रो है। इस रो का फार्मूला क्या होगा? चार्ज बाय वॉल्यूम। ठीक, तो क्यू चार्ज मान लो इसको दिया गया है टोटल, तो इसका वॉल्यूम, स्फीयर गोले का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 कैपिटल R क्यूब। क्यू की वैल्यू निकाल लो, हो सकता है जरूरत पड़े बाद में। रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। तो पहला सिचुएशन लेते हैं जब जो पॉइंट होगा वो पॉइंट बाहर की तरफ हो, जैसा कि फिगर बना हुआ हो, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, गोले के बाहर पॉइंट है, तो गोले के बाहर पॉइंट है तो ऐसे ही कैलकुलेट करो जैसे इससे पहले सिचुएशन में कैलकुलेट किया गया। थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेट किया जाए। ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर लिखोगे, EA cos थीटा लिखोगे, cos थीटा 0 करोगे, जब cos थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, E बाहर आएगा, A का इंटीग्रल करोगे, DA का इंटीग्रल, जो कि सरफेस एरिया के, सरफेस जो गॉसियन सरफेस है इसके सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा, जिसका रेडियस R है, तो 4 पाई R स्क्वायर। देयरफॉर फाई इक्वल टू हो गया E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। 1 पहले लिख चुके हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय के अनुसार टोटल जो फ्लक्स होता है वो चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो टोटल चार्ज है, इसलिए आप लिखोगे Q इंटू 1/ε0। फाई की वैल्यू रखो तो हो जाएगा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर Q/ε0। E की वैल्यू आएगा, साथ साथ नोट करते रहना, कुछ है नहीं खास, Q/R स्क्वायर। फिर से आपको वही मिला कि दूर से देखा तो, मन में लेते रहिएगा नाम, क्योंकि हम लोग लाइव नहीं हैं, इसलिए आप बोल भी रहे होगे तो हम सुन नहीं रहे होंगे, आप टाइप भी करोगे तो हम तत्काल पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, अंडे उबल रहे थे, यानी कि दूर से देखेंगे तो पॉइंट चार्ज के जैसा ही होगा, चाहे वो पहले 3 सिचुएशन में हो चाहे इस सिचुएशन में हो, यानी कि फिर से कोई फार्मूला आपको नया नहीं मिला। ठीक, वही पुराने फार्मूले से काम चल जाएगा। अगर सॉलिड कंडक्टर मटेरियल का कोई स्फीयर है तो भी दूर स्थित पॉइंट के देखने पर, यानी कि पॉइंट मेरा दूर है, वो छोटा चार्ज के जैसा ही बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज के जैसा ही बिहेव करेगा। ऐसा लगेगा कि ये सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वितरित नहीं है, बटा नहीं है, फैला नहीं है, किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। ठीक, अब जरा इसको रो के फॉर्म में लिख दो तो क्या हो जाएगा? यहां पर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम Q की वैल्यू रखें तो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, 1/4 पाई ε0। Q की वैल्यू आई थी रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बाई स्मॉल r स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा,
तो बचेगा वो हम यहां लिख दे रहे हैं, इक्वल टू बच रहा है रो इंटू कैपिटल R क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। नहीं याद रखना है इसको भी, लेकिन अगर क्वेश्चन में रो दिया होगा तो आप सबसे पहले इस फार्मूले का यूज करके क्यू निकाल लेना और क्यू की वैल्यू यहां रख देना। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। बस ये दिमाग में रखना है कि जब नॉन कंडक्टर मटेरियल का सॉलिड स्फीयर बना होगा तो उस समय जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम पर होगा, पूरे आयतन पर होगा। तो यहां पर देखना ये अब भी पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव कर रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अब भी है, यानी कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती चली जाएगी और जब इनफाइनाइट पर चले जाएंगे R इक्वल टू इनफाइनाइट, यहाँ या यहाँ कहीं भी देख लेना, तो E की वैल्यू 0 होगी। तो ये फार्मूला देख लेना, नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। और सेकंड वाला सिचुएशन यहीं पर देख लिया जाए, अगर नोट करते रहिएगा, अगर पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन पॉइंट P सरफेस पर ही हो तो क्या होगा। तो ये जो स्मॉल r है ना वो कैपिटल R के जैसा हो जाएगा, एकदम ठीक पहले जैसे किया गया, इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। तो कैपिटल R की जगह और कैपिटल स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो जहां जहां आप स्मॉल r पाए हो वहां कैपिटल R रख दो। तो जो सेकंड सिचुएशन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। गोले के पृष्ठ पर अगर कोई पॉइंट है तो क्या होगा, तो इस सिचुएशन में स्मॉल r और कैपिटल R मिटा रहे हैं, इसे नोट करिएगा उधर। स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला भी कुछ नया नहीं मिला, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार केवल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये वैल्यू मैक्सिमम होगी जैसा कि इससे पहले वाले सिचुएशन में था, इस वाले फार्मूले में रखो तो इक्वल टू हो जाएगा रो कैपिटल R क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, रो एक R बचेगा, 3 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। देख लीजिएगा कहीं कोई गलती होगी तो अपने आप से सुधार लेना, थोड़ी जल्दी में है तो हो सकता है गलती हो जाए। तो ये हो गया आउटसाइड पॉइंट कोई होगा तो वो पॉइंट के जैसा बिहेव करेगा स्फीयर। अगर ऑन द सरफेस होगा तो जहां जहां आपको स्मॉल r मिला हुआ वहां आप कैपिटल R लिख दो, तो ये भी कोई नई चीज नहीं हुआ। अब सारा खेल शुरू होता है, अगर पॉइंट जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो स्फीयर के अंदर हो। इससे पहले वाले सिचुएशन में क्या था कि सारा का सारा जो चार्ज था वो सरफेस पर था, सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होता था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो थी वो 0 हो गई थी। लेकिन इस सिचुएशन में जब सॉलिड स्फीयर है और किसी इंसुलेटर का बना हुआ है, उस सिचुएशन में सारा का सारा जो चार्ज होगा वो सरफेस पर नहीं होगा, वो पूरे वॉल्यूम पर, पूरे आयतन में वितरित हो जाएगा, इसलिए अंदर भी आवेश होगा, ठीक। तो थर्ड सिचुएशन देखा जाए, इनसाइड ऑफ स्फीयर, गोले के अंदर अगर बिंदु है तो क्या होगा। तो मान लो ये हो गया इंसुलेटर का बना हुआ सॉलिड स्फीयर, जिसको पहले हम लोगों ने Q चार्ज से चार्ज किया था, टोटल चार्ज Q है, ये इसका सेंटर है, रेडियस है कैपिटल R, सब कुछ पहला वाला फिगर ही है। कोई पॉइंट मान लो इसके अंदर है P, जिसका डिस्टेंस है स्मॉल r, देख लेना बहुत छोटा सा लिख रहे हैं स्मॉल r। तो वही कहानी शुरू करो, स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर लो। इससे पहले इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं था क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पर चला गया था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो अभी 2 चार्ज हैं, यानी कि इस गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस हो गया, उसके अंदर चार्ज है, लेकिन क्या उतना ही चार्ज है जितना चार्ज टोटल पर था। तो आप कह सकते हो नहीं, टोटल पर अगर काउंट करो तो ज्यादा है, ठीक है। जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर उसके कंपैरिजन में कम चार्ज है। तो मान लेते हैं यहां पर जो चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है वो है Q डैश। इस Q डैश का कैलकुलेशन करा जाएगा कि कुल कितना चार्ज होगा, ठीक।
दूसरा काम, छोटा सा एलिमेंट लोगे, सोचो जो बड़ा वाला फिगर में बने थे, बाहर जो बना था ना वही अंदर बना रहे हैं, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, ये डी ए वेक्टर हो जाएगा। चार्ज रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लोगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आते हैं, ई वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा, दोनों पैरेलल होगा तो थीटा इक्वल टू 0 आएगा। तो जो फिगर अगर ये नहीं दिख पा रहा होगा तो जो बड़ा वाला बना हुआ था वही अंदर बना हुआ है, बस इतना ध्यान में रखना। ठीक, बाहर जब बना हुआ था तो टोटल का टोटल क्यू चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर था, लेकिन अब जब अंदर बना हुआ है तो क्यू नहीं बल्कि उससे बहुत कम क्यू डैश मान लिया गया, ये चार्ज उसके अंदर है। ठीक, तो चलो सबसे पहले क्यू डैश को ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ये जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, चाहे वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में आया हो, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ वाला हो, चार्ज पर यूनिट एरिया हो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। डेंसिटी, जो चार्ज डेंसिटी है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो यहां पर जो रो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि जो पूरे सरफेस का रो होगा, ठीक, वही इस छोटे वाले सरफेस का भी रो होगा। तो रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यही इस छोटे से गॉसियन सरफेस का भी होगा, क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट है, मटेरियल पर डिपेंड करती है। ठीक, ये डिस्टेंस इत्यादि पर डिपेंड नहीं करता, शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां पर जो होगा वो चार्ज डेंसिटी, उसकी भी वैल्यू यही होगी। तो चार्ज लेकिन क्यू नहीं है, क्यू डैश है, और 4/3 पाई लेकिन कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर क्यूब है, ये कैंसिल हो गया। ठीक, डेंसिटी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो जो बड़े वाले की चार्ज डेंसिटी होगी वही छोटे वाले के सरफेस की भी होगी, छोटे वाले स्फीयर की भी होगी, जो गॉसियन स्फीयर है। तो बड़े वाले का हो जाएगा चार्ज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम में कैपिटल आर यूज हो जाएगा। चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज क्यू डैश माना गया, इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई कैंसिल हो गया, क्यू डैश कैलकुलेट हो गया। तो यहां से क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी क्यू स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। इक्वेशन नंबर, अब वहां 1 2 3 हो गया होगा तो उसके आगे इसे बढ़ा लीजिएगा, कोई पॉइंट होगा, मान लेते हैं वो इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, 1 2 इसी हेडिंग में हम लोग 1 2 यूज कर चुके हैं, तो ये 3, अगर 1 यूज करे होंगे तो ये 2, हमको याद नहीं है। ठीक, तो क्यू डैश कैलकुलेट कर लिए, एक बार फिर से देखिएगा। जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, आयतन का जो आवेश घनत्व है, ये तीनों में होता है। जो आवेश घनत्व है तीनों सिचुएशन में है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो लेंथ के अकॉर्डिंग, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो एरिया पर, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो वॉल्यूम पर, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो जो बड़े वाले स्फीयर का होगा वही छोटे वाले स्फीयर का भी होगा, गॉसियन सरफेस का भी होगा। तो बड़े वाले में क्यू चार्ज था, रेडियस था कैपिटल आर, ठीक, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। उसी तरह से इस छोटे वाले का चार्ज हम लोग माने हैं क्यू डैश बाय वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा, कैंसिल हुआ, क्यू डैश की वैल्यू निकल गई। ठीक, अब टोटल फ्लक्स कितना होगा, इंटीग्रल वाले फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया जाए, जो कि इतनी बार हो चुका होगा कि अगर हम डायरेक्ट लिख दें तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसी वीडियो में कई बार हो चुका, इससे पहले भी कई बार हो चुका होगा। लगातार 2-3 वीडियो में हम लोग यही कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। कहाँ से ये फाई निकल रहा है, इस गॉसियन सरफेस से। तो यहाँ लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू दी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से होकर के जाने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डी ए का इंटीग्रल क्या होगा, गॉसियन सरफेस का एरिया, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 जो भी हो अपना सीरीज में कर लीजिएगा। अब गॉसियन फार्मूले से, गॉसियन थ्योरम से चलो कैलकुलेट करें। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये जो फाई होगा उस गॉस सरफेस के अंदर चार्ज, इससे पहले था ही नहीं, ठीक, लेकिन अब है तो कम है, क्यू डैश है, तो जितना चार्ज होगा उसका 1/ε0 गुना। जरा वैल्यू रखो, फाई की वैल्यू कैलकुलेट की जा चुकी है, 4e × 4 पाई आर स्क्वायर, 1/ε0। क्यू डैश की वैल्यू आई है क्यू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब।
देयरफॉर ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब आर स्क्वायर। एक कैंसिल हो गया, दूसरा भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्यूब था यहाँ स्क्वायर था, एक आर बचेगा। 1/4πε0 क्यू आर बाय कैपिटल आर क्यूब। यही एक सिचुएशन केवल याद करना है, अदरवाइज सब आपको याद हो गया होगा इसी वीडियो को देखते देखते ही। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, क्यों बढ़ेगी? ठीक, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस के साथ साथ इंक्रीज होगी? इसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होना चाहिए। तो जरा सोच करके देखो, डिस्टेंस आप सेंटर से नापे हो, यहां से मेजर कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस आर की वैल्यू बढ़ाओगे ये नंबर ऑफ चार्ज बढ़ेंगे, क्यू की वैल्यू बढ़ेगी, क्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। यानी कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड स्फीयर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। ठीक, तो इसको भी जल्दी से नोट करिए। फिर ग्राफ देखा जाए कि अगर सॉलिड इंसुलेटर स्फीयर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ कैसा होगा। ठीक, तो चलिए, एक्स एक्सिस पर हमेशा की तरह डिस्टेंस हो जाएगा आर और वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यह समझने के लिए हम लोग बना लिए एक इंसुलेटर का सॉलिड स्फीयर, ठीक, जिसका रेडियस है कैपिटल आर। अब इसके अंदर की बात करते हैं, दोनों साइड आप देख सकते हो। तो अगर हम अंदर हैं तो अंदर की तरफ, गोले के अंदर है तो वहां जीरो नहीं होगा, गोले के अंदर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ई की वैल्यू बढ़ेगी और 1 पावर है तो स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगी। ठीक, तो यहां जीरो नहीं होगा, ग्राफ इस तरह से चलेगा, ये बढ़ गया। जब सरफेस पर था तो उस समय वैल्यू मैक्सिमम थी, तो मान लो मैक्सिमम कहीं पर, मान लो यही वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये हो गया, या ऊपर चलो बना लिया जाए थोड़ा सा, इसके अंदर जहां तक रहेंगे वहां तक वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये डिक्रीज होगा, इधर भी डिक्रीज होगा, ये आउटसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया, ये इनसाइड हो गया, और ये जो लाइन बता रहा है वो बता रहा है ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस जो होगा वो ई मैक्सिमम होगा, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। बाहर की तरफ ई की वैल्यू होती है एकदम पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है तो क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अंदर की तरफ जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वहां पर जो वैल्यू होती है वो आती है 1/4πε0 क्यू स्मॉल आर बाई, यहां पर देखना क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यूब, यानी कि आर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अंदर आर के प्रोपोर्शनल, सरफेस पर मैक्सिमम हो जाता है, कांस्टेंट होता है, और सरफेस के बाहर जब चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है, घटती चली जाती है। प्यारे बच्चों, एक पूरा बड़ा सीरीज वीडियो का ये ख़त्म हो रहा है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग जो शुरू करेंगे वो कैपेसिटर शुरू होगा, कंडेंसर शुरू होगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों, मेरी इच्छा ये थी कि हम थोड़ा कंपटीशन के सवाल भी ले सकें, तो देखते हैं अगर संभव होगा तो कंपटीशन के सवाल भी आपको समझाएंगे जो गॉस थ्योरम पर बेस होंगे। लेकिन जो अगला वीडियो होगा, अगर हम गॉस थ्योरम के क्वेश्चन को बताएंगे तो उसके बाद के वीडियो कैपेसिटर पर आधारित होंगे। अगर हमको क्वेश्चन नहीं मिले, ठीक है, या आपने लाइक इत्यादि नहीं किया तो डायरेक्टली उसको हम स्किप करेंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं लेंगे, आपको डायरेक्ट समझाएंगे। गॉस थ्योरम के बाद चैप्टर खत्म मान लेंगे और ये समझाएंगे कैपेसिटर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है।
बच्चों उम्मीद करेंगे कि हम अपने प्रयास में सफल हुए होंगे, आपको समझा पाए होंगे। आप अपनी तरफ से थोड़ा सा भी प्रयास करोगे तो ज़्यादा बेटर ढंग से समझ सकोगे। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म हो चुका है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।